Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, are you ready for the lecture number 1 part 1? Dear students, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 12 का पहला टॉपिक कूलम्स लॉ को डिस्कस किया था और कूलम्स लॉ जिस चैप्टर में आपने डिस्कस किया उसका टाइटल था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने पढ़ा कि स्टडी और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्जेस को आपने स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया और इसका यूनिट आपने इस्तेमाल किया कूलम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो इनिशियल कॉन्सेप्ट ड्राइव किया था वो कूलम्स ने ड्राइव किया था और कूलम्स ने इनिशियल कॉन्सेप्ट्स को ड्राइव करने के बाद जो सबसे पहला लॉ दिया वो टू चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन कैलकुलेट करने से रिलेटेड था, जिसे कूलम ने कूलम्स लॉ का नाम दिया था। कूलम्स लॉ में आपने ये पढ़ा था कि इफ़ यू हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड F इज़ द फोर्स बिटवीन देम, तो ये फोर्स जो है चाहे वो अट्रैक्शन की हो या रिपल्जन की हो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to their product and inversely proportional to the square of the distance between them। फिर आपने उसे ड्राइव किया और ड्राइव करने के बाद फॉर्मूले की ये शक्ल आपने ऑब्टेन कर ली। इस फॉर्मूले में F जो है वो फोर्स है जो अट्रैक्शन की भी हो सकती है और रिपल्जन की भी हो सकती है। K को आपने कूलम कांस्टेंट का नाम दिया जिसका यूनिट आपने इस्तेमाल किया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 Q2 2 पॉइंट चार्जेस हैं और R जो है वो दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। फिर आपने ये डिस्कस किया कि जो वैल्यू ऑफ K है ये डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट होती है। पहला ऑप्शन था कि अगर दो चार्जेस के दरमियान एयर मौजूद हो, इफ़ यू हैव एयर मीन्स स्पेस बिटवीन द चार्जेस देन द वैल्यू ऑफ K विल बी दिस। इस फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट ये जो सिंबल है दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब होता है फ्री स्पेस में मूव करने की एबिलिटी। चूँकि फ्री स्पेस की कैरेक्टरिस्टिक्स कांस्टेंट है इसलिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जब आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इस फॉर्मूले में आपने रखी थी तो K का रिजल्ट आया था 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और अगर आप टू चार्जेस के दरमियान एयर के अलावा स्पेस के अलावा कोई और मीडियम प्लेस कर देते हो तो उसके लिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं डाई इलेक्ट्रिक। और डाइइलेक्ट्रिक के केस में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था K के लिए कूलम कांस्टेंट के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। इस फॉर्मूले में 4 पाई एस कांस्टेंट है जैसा आपको मालूम है, एप्सिलॉन नॉट ऊपर बताया गया है वो भी कांस्टेंट है और एप्सिलॉन R जिसे आप रिलेटिव परमिटिविटी या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम देते हो। एप्सिलॉन R की वैल्यू डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होती है। ये सारी बातें कूलम लॉ से रिलेटेड आपने थ्योरी क्लासेस में स्टडी किया और उम्मीद है कि आपने इसका रिवीजन भी किया होगा। इसके अलावा अगर हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपने उस अप्लाइड फोर्स को कहा था जो कोई चार्ज अप्लाई करता है किसी दूसरे चार्ज पर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में। You can say applied force per unit charge in an electric field is called electric intensity or electric field intensity। इसका जो पहला फॉर्मूला पढ़ा था आपने वो ये था E is equal to F/Q और इससे आपने डेफिनेशन बनाया था
अप्लाइड फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर आपने फर्दर इसके दूसरे फॉर्मूले ड्राइव किए थे, जिसमें एक फॉर्मूला आपको मिला था E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू और E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर में एक बेसिक डिफरेंस है। इन दोनों फॉर्मूले में आपको एक एक पॉइंट चार्जेस नज़र आ रही हैं। E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू में जो आपको पॉइंट चार्जेस नज़र आ रही हैं, इसमें ये वो चार्ज है जो फील्ड में एंटर होता है और जिस पर फोर्स अप्लाई होती है। और जो दूसरा फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा है E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, इसमें ये वो चार्ज है जिस पर फोर्स अप्लाई होती है जो फील्ड में एंटर हुआ है। तो जब इन दोनों फॉर्मूले को आप इस्तेमाल करें तो चार्जेस के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा एक फॉर्मूला आपने ड्राइव किया था E इज इक्वल टू वी ओवर आर। और अगर आप इंटेंसिटी की यूनिट की बात करें तो E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, इस फॉर्मूले से जब आप यूनिट निकालोगे तो यूनिट बनेगा न्यूटन पर कूलम, और जब इस फॉर्मूले से आप यूनिट निकालोगे तो यूनिट बनेगा वोल्ट पर मीटर। याद रखिएगा, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर ये दोनों आपस में इक्वल होता है, राइट। इंटेंसिटी के दो यूनिट हैं, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। इसके अलावा आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो वो एनर्जी पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा होता है। उस पोटेंशियल को आप लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम दिया था। आपने ये भी कहा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड कवर्ड डिस्टेंस। कवर्ड डिस्टेंस को आप डेल्टा आर भी लिख सकते हो, आर भी लिख सकते हो, कोई और सिंबल का नाम देना चाहो तो आप वो भी दे सकते हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कॉमनली आप कॉल करते हो वोल्टेज, और वोल्टेज को आप V से लिखते हो। V इज इक्वल टू E डॉट आर। अच्छा, अगर आपने पढ़ा है कि डॉट प्रोडक्ट में A डॉट B इक्वल होता है AB कॉस थीटा के, तो अगर हम E डॉट आर को डॉट से हटा दें तो V इक्वल हो जाएगा ER कॉस थीटा के। Theta will be the angle between electric field intensity and covered displacement. For maximum potential, theta angle between E and R should be 0 degree, and then the potential of electric potential becomes, then formula of electric potential becomes V is equal to ER. If you have to obtain the minimum potential, then the angle between electric field intensity and covered displacement should be 90 degree, and if theta is 90 degree then cos 90 becomes 0, and 0 multiplied by ER, then electric potential V will be 0. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले को जब आप ड्राइव करते हो तो उसमें से एक फॉर्मूला आपको ये मिलता है V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर। एक फॉर्मूला आपके पास है V इज इक्वल टू ER cos थीटा। एक फॉर्मूला है आपके पास V इज इक्वल टू E डॉट आर। और याद रखिएगा, एक फॉर्मूला आपके पास है V इज इक्वल टू ER। ये मैक्सिमम पोटेंशियल के लिए है जो थीटा 0 डिग्री यूज़ करने पर आपको मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, ये वो तमाम इंफॉर्मेशंस हैं जिस टॉपिक के MCQs को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल तैयार हैं इस टॉपिक के MCQs को अटेम्प्ट करने के लिए? तो ठीक है, फिर शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। MCQs नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ योर MCQs नंबर 1। आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2। इन दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स है 0.2 न्यूटन की।
और ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं। आपने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन द चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और फोर्स 0.2 न्यूटन है, तो आप बताइए कि अगर ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो जाए तो अब इन चार्जेस के दरमियान फोर्स की क्या वैल्यू होगी। क्लियर? ओके, नाउ स्टार्ट टू अटेम्प्ट। MCQ नंबर 2। अगर आप दो चार्जेस के दरमियान डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर देते हैं, डाइलेक्ट्रिक का मतलब स्पेस के अलावा कोई और मीडियम भी मौजूद है। अब वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, कोई मेटल की प्लेट हो सकती है, वुड हो सकता है, कोई आयनिक सॉल्यूशन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो अगर दो चार्जेस के दरमियान हम डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं तो चार्जेस के दरमियान फोर्सेस क्या होंगी? इंक्रीज़ हो जाएगा, पहले के मुकाबले में डिक्रीज़ हो जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। या अगर आपकी कोई और राय है तो वो भी आप आंसर में लिख सकते हैं। MCQ नंबर 3। आपके पास दो फोर्सेस हैं, F1 जिसकी वैल्यू 3 न्यूटन है, F2 जिसकी वैल्यू 5 न्यूटन है। ये दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन पर एक चार्ज पर एक्ट हो रही हैं और आपको बताना है कि उस चार्ज पे लगने वाली टोटल फोर्स क्या होगी। क्लियर? ओके, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4, MCQ नंबर 4। इस MCQs में भी आपके पास दो फोर्सेस हैं, F1 10 न्यूटन, F2 4 न्यूटन। लेकिन ये दोनों फोर्सेस एक ही चार्ज पे लग रही हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो अब आपको बताना है कि उस चार्ज पर लगने वाली फोर्स की वैल्यू क्या होगी। ये था MCQ नंबर 4। MCQ नंबर 5। डियर स्टूडेंट्स, इस MCQ में आपको ये बताना है कि आपके पास दो फोर्सेस हैं, F1 F2, दोनों की वैल्यूज़ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। ये दोनों फोर्सेस एक पॉइंट चार्ज पर एक्ट हो रही हैं, लेकिन इस सिचुएशन में दोनों फोर्सेस के दरमियान जो एंगल बन रही हैं वो है 60 डिग्री का। तो अब आपको बताना है कि इस चार्ज पर लगने वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। क्लियर? ओके, नाउ ऑन MCQ नंबर 6। इस MCQs में भी आपको दो फोर्सेस नज़र आ रही हैं। ये दोनों फोर्सेस एक पॉइंट चार्ज पर एक्ट कर रही हैं, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं और आपको बताना है कि उस चार्ज पे लगने वाली फोर्स क्या होगी। आई थिंक क्लियर? ठीक है, नाउ स्टार्ट टू सॉल्व। इट इज क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 7। स्टूडेंट्स, आपने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा कि फोर्स जो चार्जेस के दरमियान होती हैं वो उन चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। इस MCQs में आपको बताना है कि अगर हम चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को हाफ कर दें, आधा कर दें, तो अब चार्जेस के दरमियान फोर्स क्या होगी। डियर स्टूडेंट्स, आपको लॉजिकली टेक्निकली आंसर देना है, कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट MCQs। इस MCQs में स्टूडेंट्स आपको बताना है कि अगर दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस 1/4 कर दें प्रीवियस डिस्टेंस के मुकाबले में, तो अब चार्जेस के दरमियान फोर्स क्या होगी। ये MCQs प्रीवियस MCQ से
तकरीबन मिलता जुलता है। अगर इस MCQs का कॉन्सेप्ट, MCQ नंबर 7 का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको इस MCQs का आंसर आसानी से दे देना चाहिए। ओके, कम इनटू द नेक्स्ट MCQs। Dear students, MCQs नंबर 9। आपके पास दो चार्जेस हैं, assume that Q1 और Q2। इन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स है F और डिस्टेंस है assume R। अगर हम चार्जेस के दरमियान फोर्स को डबल करना चाहें तो बताइए अब चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस क्या रखना होगा? क्लियर? ओके, कम ऑन टू द नेक्स्ट MCQs। स्टूडेंट, इस MCQs में हमने आपको एक स्क्वायर दिया है। स्क्वायर का मतलब हुआ चारों साइड्स आपस में इक्वल है और हमने आपको साइड्स की लेंथ दे दी है 1 मीटर। हमने इस स्क्वायर के 3 वर्टिसेस पर 3 पॉइंट चार्जेस प्लेस किए हैं और उनकी नेमिंग हमने की है Q1, Q2 और Q3 से। Q1, Q2, Q3 तीनों की वैल्यू आपस में इक्वल है और इसकी वैल्यू है 1 कूलम। तो आपको मुझे बताना है कि एज पर कूलम्स लॉ चार्जेस Q1 और Q3 के दरमियान फोर्स क्या होगी? क्लियर? ओके, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट MCQ। स्टूडेंट्स, इस MCQ में हमने आपको एक रेक्टेंगल दिया है और इस रेक्टेंगल के 3 कॉर्नर्स पर 3 पॉइंट चार्जेस हैं Q1, Q2 एंड Q3। इससे MCQs में